पहले हमने किया था कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर हमने क्या किया था कि जो आगे अपने जो भी सिग्नल्स जाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे और क्या होएगा। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्स। हार्ट अपना कितना चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड, जिसमें हम क्या बोलेंगे, इधर क्या है, राइट साइड है, इधर क्या है, लेफ्ट साइड है। राइट साइड में यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि एक नोडल टिश्यू होता है। क्या होता है, नोडल टिश्यू। इस नोडल टिश्यू को हमने बोला एसे नोड। एसे नोड की फुल फॉर्म क्या है, साइनो अरिकुलर नोड, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ऐसे नोड है, ये मसल्स का ऐसा नोड है जिससे सिग्नल अराइज होंगे। तो यहां से सिग्नल्स अराइज होते हैं, यहां से क्या अराइज होते हैं, सिग्नल अराइज होंगे, ताकि वो मैसेज दे सके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने का, है ना, किसका, हाँ जी हाँ जी, मैं आप स्टार्टिंग से ही करवा रही हूँ बेटा, कंडक्टिंग सिस्टम करवा रही हूँ, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस आप सुनो ध्यान से। कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, अभी सिग्नल्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, कैसे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो मैंने क्या बताया कि ये हार्ट की राइट साइड है, ये हार्ट की क्या है, लेफ्ट साइड है। राइट साइड के अंदर ये हमारा राइट अरिकल है, क्या है, राइट अरिकल है। राइट अरिकल के अंदर कहते हैं एक नोडल टिश्यू होता है। नोडल टिश्यू किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल्स, जितना भी है ना ये सब किसका बना है, कार्डियक मसल्स का बना है, ठीक है, किसका बना है, कार्डियक मसल्स का। तो यहां से नोडल टिश्यू जिसे हम ऐसे नोड बोल रहे हैं, यहां से सिग्नल अराइज होंगे, और ये सिग्नल्स हैं ये यहां से कहां पर जाएंगे, यहां पर एक नोड होती है जिसे हम बोलेंगे एवी नोड। एवी क्यों बोल रहे हैं, अरिकल और वेंट्रिकल के सिग्नल पे यहाँ पे जॉइंट पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एवी नोड। एवी नोड के पास जाएंगे सिग्नल्स, एवी नोड से सिग्नल्स यहां से इसके अंदर से जाएंगे। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिश, क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिश। फिर इसके बाद में ये इधर वाले एरिया में और इधर वाले एरिया में, यानी वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा, इसमें चला जाएगा वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स में इसे हम बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर, क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर। ये नाम है, कार्डियक मसल्स को नाम दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं है, मसल फैली हुई है पूरे हार्ट के अंदर जो सिग्नल को आगे से आगे लेके जाती है। सिग्नल का काम क्या है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। क्या काम है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम है। तो कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि सिग्नल्स कहां से कहां जाएंगे, सिग्नल्स हैं वो कहां से कहां जाएंगे। सबसे पहले सिग्नल स्टार्ट हुआ ऐसे नोड से, ऐसे नोड से सिग्नल जाएगा एवी नोड के पास, एवी नोड से सिग्नल कहां पे जाएगा, बंडल ऑफ हिश। बंडल ऑफ हिश क्या है, मसल ही है, कार्डियक मसल है, कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद में जाएगा पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर से पूरी बॉडी के अंदर क्या है, यानी हार्ट के अंदर सिग्नल पहुंच जाएंगे, और वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। बोलो बात समझ में आ गई। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, कंडक्टिंग सिस्टम का पाथवे। डन, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम का पाथवे समझ में आ गया। अब देखो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यहां पर किस तरीके से सिग्नल्स यहां से अराइज हुए, हार्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑटो एक्साइटेबल,
क्या बोलेंगे? हार्ट क्या होता है? हार्ट क्या होता है? ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो एक्साइटेबल, या फिर हम क्या बोलेंगे? सेल्फ रेगुलेटेड। क्या बोलते हैं? सेल्फ रेगुलेटेड। सेल्फ रेगुलेटेड ऑटो एक्साइटेबल का मतलब क्या है? इसके सिग्नल्स इसी से अराइज होते हैं, इसके सिग्नल्स हैं वो इसी से अराइज होते हैं, ठीक है। यानी हम ये कहेंगे कि ब्रेन का या किसी और सिस्टम का कोई रोल नहीं है, सिग्नल्स यहीं से ही अराइज होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ऑटो एक्साइटेबल। ब्रेन का काम क्या होगा? जब मान लो हमें कोई इमरजेंसी की कंडीशन है तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वर्क करते हैं, तब हार्ट बीट बढ़ जाती है, घट जाती है, वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पर हम हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो फंक्शन होता है उसके अंदर ब्रेन का कोई रोल नहीं होगा, ये ऑटो एक्साइटेबल होगा, ऑटो रेगुलेटेड होगा। डन, ठीक है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट के अंदर, जैसे हम हार्ट का अगर डायग्राम बना रहे हैं, इस तरीके से हमने अगर हार्ट का डायग्राम बनाया है, तो इसके अंदर किस चैम्बर की वॉल थिक होती है और किस चैम्बर की वॉल क्या होगी? थिन होगी, ठीक है। अंदर से हम इसको बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे? इस तरीके से यहाँ पे ऐसे होगा, आगे आगे वॉल बढ़ती जाती है, थिकनेस बढ़ती जाएगी। इधर वाले की थिकनेस और भी ज्यादा होती है, और भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम अगर 4 चैम्बर्स बनाते हैं, यहाँ पे वाल्व होते हैं, 4 चैम्बर्स बनाएंगे। ये क्या है? राइट अरिकल, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, ये क्या है? लेफ्ट अरिकल, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस चैम्बर की वॉल थिक होगी, ठीक है। वेरी गुड हरप्रीत, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन वेंट्रिकल्स में भी आपसे ये पूछ लिया कि राइट वेंट्रिकल की होगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी, तो क्या आंसर दोगे? बताओ जरा। आपकी बात हरप्रीत बिल्कुल सही है कि वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है, वेंट्रिकल्स थिक होते हैं। लेकिन वेंट्रिकल्स में हम क्या कहेंगे कि राइट वेंट्रिकल की थिक होएगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक होएगी? क्या आंसर दोगे? राइट वेंट्रिकल की थिक होएगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक होएगी? बिल्कुल सही बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल की। वेरी गुड, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी वॉल क्या होती है? थिक होती है, थिक वॉल होती है। यहाँ पे मैंने बताया भी है तुम्हें, क्या बोला है इसके अंदर? इसमें इन्होंने ये बोला है कि राइट वेंट्रिकल की भी थिक है, लेकिन मैंने क्या बोला है? लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है वो और भी ज्यादा थिक है। क्यों और ज्यादा थिक है? क्या आंसर देना है तुमने कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक क्यों होती है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना है? पूरी बॉडी के अंदर दूर दूर तक ब्लड को पहुंचाना है, ठीक है। तो उसे ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड भेजना होगा। अब देखो, राइट वेंट्रिकल है ना, इसने तो ब्लड कहां पे पहुंचाना है? इसने तो ब्लड पहुंचाना है लंग्स के पास। तो यहां पर हार्ट है और यहां पर लंग्स है, तो कोई ज्यादा डिस्टेंस हुई क्या? नहीं हुई, है ना, थोड़ी सी डिस्टेंस हुई। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? अरोटा, जो क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है, जो क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसने क्या करना है? ज्यादा डिस्टेंस तक ब्लड को पहुंचाना है। इसने क्या करना है? इसने लेग्स तक, ठीक है, ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाना है, तो ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल क्या होगी? थिक होगी। जान भाई, हाँ, ये क्या करता है? पूरी बॉडी में ब्लड भेजने।
कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और पूरी बॉडी के अंदर ज्यादा ब्लड पहुंचाने की जरूरत है, ठीक है। देन इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर कि यहाँ पर एक सेप्टा प्रेजेंट है, यहाँ पर ये क्या है, दो अरिकल्स के बीच में सेप्टा है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टा है। तो यहाँ पर इन सेप्टा की बात करें तो ये वाला सेप्टा ज्यादा थिक होगा, ठीक है, ये वाला सेप्टा है। वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा होगा वो क्या है, ज्यादा थिक होगा। इसका नाम लिखो, इस सेप्टा का हम नाम लिखेंगे, क्या नाम दोगे बोलो, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या नाम देंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आपसे पूछेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा होता है, क्या बोलोगे, थिक बोलोगे। क्यों थिक होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये भी क्या होगा, थिक होगा, क्या होगा, थिक। डन, ठीक है। अभी मैं आपको सेप्टास के बारे में बता देती हूँ। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये क्या है, इंटर अरिकुलर सेप्टम है, ये लिख लो, ये क्या है, इंटर अरिकुलर सेप्टम, इंटर अरिकुलर सेप्टम, ठीक है, इंटर अरिकुलर सेप्टम। ये क्या होगा, थिन होगा, ये क्या होगा, थिन। क्यों थिन होता है भाई, क्योंकि इनमें इतना प्रेशर नहीं होता, इन्होंने ब्लड है वेंट्रिकल्स को दे देना है, इसने ब्लड वेंट्रिकल्स को दे देना है, तो इनके अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, इसलिए ये वाला जो सेप्टम होता है ये थिन होता है, ये वाला सेप्टम हमारा क्या होगा, थिन होगा, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। कौन कौन से, कि इंटर अरिकुलर सेप्टम किस टाइप का होगा, पहला क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन ये है, इसको आप नोट कर लो। इंटर अरिकुलर सेप्टम यानी दो अरिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वो कैसा होता है, थिन होता है कि थिक होता है, तो क्या लिखोगे, थिन। दूसरा लिखो, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होगा वो कैसा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, थिक, ठीक है, क्या बोलेंगे, थिक होगा। और एक लिखोगे अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कौन सा है, अरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में, ये वाला, ये वाला है, ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे क्या बोलेंगे, अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कैसा होता है, इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व, वाल्व जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। इधर ट्राइकस्पिड होता है, इधर क्या होता है, बाइकस्पिड, इधर ट्राइकस्पिड होगा, इधर क्या होता है, बाइकस्पिड होता है, ठीक है। तो अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होंगे, वाल्व प्रेजेंट होंगे। और ये कैसा होता है, थिक, थिक और फाइब्रस होगा, थिक और कैसा होगा, फाइब्रस होगा। बोलो भाई, समझ में आ गया। क्या क्या क्वेश्चन है इस वाले डायग्राम के अंदर, कि हार्ट कैसा होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, सेक्स रेगुलेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड होता है, सॉरी सेल्फ रेगुलेटेड यानी अपने आप इसके अंदर यहाँ पे ऐसे नोड से सिग्नल्स अराइज होते हैं। इसके बाद मैंने आपको तीन सेप्टा के बारे में बताया है। इंटर अरिकुलर सेप्टम ये वाला है जो क्या होगा, थिन होता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है जो क्या होगा, थिक होता है। और आपसे पूछा है अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी जिसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं वो थिक और फाइब्रस होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, वाल्व प्रेजेंट होंगे। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो थिक होती है,
वेंट्रिकल्स में से कौन से वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है? लेफ्ट की, क्योंकि लेफ्ट ने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, बहुत दूर दूर तक ब्लड को पहुंचाना होता है। बोलो बेटा समझ में आ गया? ठीक है, डन। ओके, चलिए वेरी गुड। अब इसके बाद में देखो, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हार्ट में पेस मेकर का नाम बताइए। हार्ट में पेस मेकर, पेस मेकर हम किसे बोलते हैं? पेस मेकर का मतलब होता है बेटा धड़कन बनाने वाला। कौन होता है? एसए नोड। कौन होता है? एसए नोड। और आपसे ये पूछे पेस सेटर कौन है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पेस सेटर, सेटर कौन है? एवी नोड, तो ये सेट करती है कि आगे सिग्नल कहां भेजना है। एवी नोड से सिग्नल कहां पे जाता है? बंडल ऑफ हिश के पास जाता है। तो ये सेट करता है भाई हाँ इधर सिग्नल जाना चाहिए, सेटिंग करता है। ओके, बंडल ऑफ हिश से कहां पर जाएगा? पुरकिंजे फाइबर के पास मैसेज जाएगा। कहां पर जाता है? पुरकिंजे फाइबर। तो पेस सेटर यानी धड़कन को सेट करना, सिग्नल्स को आगे भेजना, वो कौन करता है? एवी नोड। और पेस मेकर यानी धड़कन बनाता कौन है, कहां से शुरू होती है? तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे नोड से होती है। डन भाई, ठीक है। इसके बाद में देखो, एक आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लो हम हार्ट का डायग्राम बनाएं। मान लो हम इस तरीके से हार्ट का डायग्राम बना दें। वैसे तो ये फिल्मों वाला हार्ट होता है ना, रियल में ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि इसमें बेस कहां पर है और एपेक्स कहां पर है, तो तुमने याद रखना है बेस इसके अंदर इस चीज को बोल रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं कि बेस नीचे वाला हिस्सा होएगा ना, बेस इसका अपर पार्ट होता है और यहाँ पे ये थोड़ा सा ना टेढ़ा होता है, और इधर वाली साइड हार्ट के अंदर, हार्ट सॉरी कह रही हूँ, लंग्स के अंदर ये थोड़ा सा ना इस तरीके से होता है, ऐसे। इस तरीके से थोड़ा सा इधर वाली साइड होता है, ठीक है। इसे बेस बोलते हैं और इस वाले हिस्से को बोलते हैं एपेक्स। आपने ध्यान रखना है कि आप देखो, जब भी बेस की बात है ना तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बेस नीचे वाला होएगा, लेकिन नीचे वाला नहीं है। नीचे वाले हिस्से को हम एपेक्स बोलेंगे, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हार्ट रेट हमने डिसाइड की थी। हार्ट रेट कितनी थी भाई? कितनी होती है हार्ट रेट? पेस मेकर से हार्ट रेट कितनी बताई हमने? हार्ट रेट क्या बोलोगे? नॉर्मल हम लिख लेते हैं 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? 72 टाइम पर मिनट। देन उसके बाद में हमने किया था कार्डियक साइकिल। क्या किया? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये कार्डियक साइकिल है। इसके ऊपर है ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगी। इस तरीके से हमने राउंड बनाया। देखो, कार्डियक टर्म हमेशा किसके लिए यूज की जाती है? कार्डियक टर्म हमेशा यूज की जाती है हार्ट के लिए, ठीक है। आपने इस तरीके से पाई चार्ट सा बनाना है, बीच में लाइन खींच देनी है, एक इधर खींच देनी है, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिखा था? यहां पर हम क्या लिखे हैं? अट्रियल सिस्टोल। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। तो सबसे पहले अरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो यहां पर क्या लिखोगे? अट्रियल सिस्टोल। कितना टाइम लगेगा? 0.1 सेकेंड। अभी देखो, इस टाइमिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। कल हमने किया था कार्डियक साइकिल, आप लोग सोच रहे होगे दोबारा कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे, वो मैं तुम्हें करवा रही हूँ। अट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड पे। देन उसके बाद में क्या है? वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर क्या है? सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे
कितने टाइम के लिए? 0.3 सेकेंड। और फिर हम क्या बोलेंगे, यहां पर क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल होता है कितने टाइम के लिए? 0.4 सेकेंड के लिए। एक तो तीनों के आपको टाइमिंग पूछे जाते हैं कि भाई अट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के अंदर होएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के अंदर होएगा, कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल या फिर जॉइंट डायस्टोल, यानी दोनों आरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ पे टाइमिंग लर्न करनी है। ये टाइमिंग कितनी आई, एक कार्डियक साइकिल की टाइमिंग कितनी आई बेटा? एक कार्डियक साइकिल की टाइमिंग कितनी आई हमारे पास? 0.8 सेकेंड आई। कितनी आई? 0.8 सेकेंड आई। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ कि 0.8 सेकेंड हमने निकाला कैसे। ठीक है, 0.8 यानी कि ये 0.1, 0.3, 0.4 ये तो बाद में डिसाइड हुआ है, 0.8 कैसे आया? ठीक है, तो कार्डियक साइकिल जैसे मान लो तुम्हें ये बोल दें कि हम क्या बोल रहे हैं कि एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम। ठीक है, कितनी बार कर रहा है? 72 टाइम्स कर रहा है। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं बेटा? 60 सेकंड। हमें यहाँ पे सेकंड में निकालना है ना, हमें यहाँ पे किस में निकालना है? सेकंड में निकालना है। तो एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। यानी हम क्या कहेंगे, 60 सेकंड के अंदर हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम करता है। तो 72 टाइम्स का मतलब क्या है? 72 कार्डियक साइकिल चलते हैं। 72 कार्डियक साइकिल चलते हैं, समझ रहे हो इसका मतलब? एक बीट का मतलब है एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया। जब एक धड़कन होती है ना, हम कहते हैं धक धक, उसके अंदर क्या है, वो हमारी हार्ट की साउंड्स है, लब और डब। ठीक है, एक बीट के अंदर यानी एक बार हार्ट में से सारा का सारा ब्लड पास आउट हो चुका है, तो हम क्या कहेंगे कि एक मिनट के अंदर 72 टाइम बीट कर रहा है, इसका मतलब 72 टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, 72 कार्डियक साइकिल चल रहे हैं एक मिनट के अंदर। एक मिनट के अंदर कितने कार्डियक साइकिल चल रहे हैं? 72 कार्डियक साइकिल चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि एक कार्डियक साइकिल की टाइमिंग निकाल ली, हमें एक कार्डियक साइकिल की टाइमिंग निकालनी है, कितनी है? 0.8 सेकेंड। हमें 72 कार्डियक साइकिल की टाइमिंग पता है, कितनी है? 60 सेकेंड। ठीक है, 72 कार्डियक साइकिल की टाइमिंग पता है 60 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल की 0.8 है, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, कैसे निकालेंगे? कौन बता सकता है? डिवाइड ही करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या करोगे? डिवाइड करोगे। एक कार्डियक साइकिल की टाइमिंग कितनी है? एक कार्डियक साइकिल की हमें निकालनी है ना। 72 कार्डियक साइकिल है, वो 60 सेकंड में चल रहे हैं, तो एक कार्डियक साइकिल की निकालनी है, तो 60/72। इसको करो, कितना आंसर आएगा? 0.8 ही आएगा। कितना आएगा? 0.8 सेकेंड ही आएगा। 72 कार्डियक साइकिल है, वो 60 सेकेंड में चल रहे हैं, एक कार्डियक साइकिल निकालना है, तो 60/72 कितना आ जाएगा? 0.8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको किसी का भी दे सकते हैं कि यूं कह दें, मान लो किसी की हार्ट बीट 82 है एक मिनट के अंदर, जैसे आप एथलीट के लिए कह देते हैं, मान लो आपको यूं कह दें कि एथलीट का निकालो कि एक मिनट के अंदर उसका हार्ट है वो 80 टाइम क्या है, बीट करता है। एक मिनट के अंदर 80 टाइम बीट कर रहा है, इसका मतलब कितने कार्डियक साइकिल चल रहे हैं एक मिनट में? 80 बार चल रहे हैं। तो एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो आपको यूं बता देंगे कि बताओ भाई, कार्डियक साइकिल का टाइमिंग बताना है हमें, एक कार्डियक साइकिल की निकालनी है, तो 60/80 कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? एक कार्डियक साइकिल मतलब तुम्हें हार्ट बीट चेंज करके दे सकते हैं कि किसी की हार्ट बीट 72 टाइम है, किसी की हार्ट बीट 80 टाइम है, किसी की हार्ट बीट 90 टाइम है, तो भाई कार्डियक साइकिल बताओ। तो तुम कैसे निकालोगे? 60 में से 60 में क्या करोगे, जितना तुम्हें हार्ट बीट दिया है ना वो डिवाइड कर दो, बस सिंपल सा है। कितना आया बताओ बेटा, कितना आया? 0.75, बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना आएगा? एक कार्डियक साइकिल की टाइमिंग कितनी आ जाएगी?
0.75 आ जाएगी, बिल्कुल सही है, ऐसे निकालेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है कि तुम्हें ये तो पता है कि 1 मिनट के अंदर हमारी हार्ट बीट 72 टाइम है, तो हमें पता चल गया कि कार्डियक साइकिल की टाइमिंग कितनी हो जाएगी, 0.8 सेकेंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये चेंज करके भी दे सकते हैं कि किसी की हार्ट बीट 80 टाइम है, 90 टाइम है, तो बताओ उसकी कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होगी। तो आपने क्या करना है, ये तो पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड ही होगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, टाइमिंग के अंदर हार्ट बीट को डिवाइड कर देना है, ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा। इसके बाद देखो आप लोगों से कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि अट्रियल डायस्टोल की टाइमिंग बताओ। अट्रियल डायस्टोल की टाइमिंग बताओ। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्स। तो अब देखो भाई, अट्रियल सिस्टोल कितने टाइम में कर रहा है, 0.1 सेकेंड के अंदर, यानी इतने टाइम के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बाकी टाइम के अंदर ये क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो 0.4 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 0.7 सेकेंड। बात समझ आ रही है क्या? क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा है, अट्रियल डायस्टोल की टाइमिंग बताओ, यानी अरिकल कितने टाइम तक रिलैक्स रहेगा। तो जितने टाइम तक बेटा कॉन्ट्रैक्ट रह रहा है उस टाइम को हटा दो, बाकी सारा टाइम किसका है, रिलैक्सिंग का ही है। तो कितना टाइम है देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन वाला टाइम है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन वाला टाइम है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन वाला टाइम हटा दो। उसके बाद में इस टाइमिंग के अंदर अरिकल क्या रहेगा, रिलैक्स ही रहेगा। तो कितने टाइम रिलैक्स रह रहा है, 0.3 से लेके, यानी यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होगा उसके अंदर वो रिलैक्स ही रहेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 0.7 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.7 सेकेंड। बोलो ये बात समझ में आई क्या सबको, कि अट्रियल डायस्टोल मैंने कैसे निकाला है, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल निकालना है, क्या निकालना है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल निकालना है। बता सकता है कोई तो बोलो, कितना होगा देखो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर कितने टाइम के लिए सिस्टोल हो रहे हैं, कितने टाइम के लिए रिलैक्स हो रहे हैं, 0.3 सेकेंड के लिए। तो ये बाकी जो टाइम है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, उस टाइम वेंट्रिकल्स क्या रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। क्या आएगा आंसर, 0.5 सेकेंड, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, क्या आएगा, 0.5 सेकेंड। बस आप लोगों को ऐसे दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हमें दिमाग यूज करना है कि इस टाइप के अगर और क्वेश्चन बन जाए, हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं याद रखना भी कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है, 0.8 सेकेंड, वो तो पता ही है, वो तो हर किसी को पता होगी। हमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। जैसे देखो अब थर्ड तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि लब एंड डब के बीच में कितनी ड्यूरेशन होएगी, लब एंड डब ड्यूरेशन, लब और डब के बीच में कितनी ड्यूरेशन होएगी। तो देखो इसको मैं समझाती हूं तुम्हें, लब और डब, लब और डब क्या है, हार्ट साउंड है। क्या ध्यान रखना है तुम्हें, देखो बेटा यहाँ पे कि अट्रियल सिस्टोल होते ही, यानी अट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होते ही सारा ब्लड किस में आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। तो यहां पर जो एवी वाल्व है ना वो क्लोज हो जाएंगे, एवी वाल्व क्लोज हो गए। क्या क्लोज हो गए, एवी वाल्व। कौन सा वाल्व होते हैं, एवी वाल्व, दो होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। यहां पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वाल्व है वो क्लोज हो गए, ठीक है। जब ये दोनों वाल्व क्लोज हो जाते हैं तो आवाज कौन सी आती है, लब। कौन सी आवाज आएगी, यहाँ पे कौन सी आवाज आएगी बेटा, लब। यहाँ पे कौन सी आवाज आएगी, लब, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, जब भी वाल्व बंद होते हैं तभी आवाज आएगी, ओपन होने पे कोई आवाज नहीं आती, ओपन होने पे कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो मसल्स खींच लेती हैं,
जब बंद होते हैं ना तब आवाज आती है, ठीक है। तो यहां पर जब क्या है, एवी वाल्व क्लोज होंगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो रहे हैं, वहां से लेके क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन क्या है, लब और डब के बीच की ड्यूरेशन बतानी है, ठीक है। और वेंट्रिकल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो भाई यहां पर कौन सा वाल्व होएगा, सेमी ल्यूनर वाल्व, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, सेमी ल्यूनर वाल्व, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में ब्लड जाएगा, सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे, तो यहां पर आवाज आएगी डब, ठीक है। तो बताओ भी लब और डब के बीच की ड्यूरेशन कितनी होगी, 0.3 सेकेंड, कितनी आएगी, 0.3 सेकेंड आएगी। बोलो बेटा समझ में आया क्या, लब और डब के बीच की ड्यूरेशन लिखेंगे हम 0.3 सेकेंड। बोलो बेटा समझ में आया सबको, हाँ जी समझ में आया सबको, 0.3 सेकेंड। कैसे आया, आरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होते ही सारा ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में, तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे, बंद होते ही आवाज आएगी लब, ठीक है। और यहां से जैसे ही बंद होके ये वेंट्रिकल्स में आया, वेंट्रिकल्स खाली होंगे, इनसे ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और किसके अंदर जाएगा, अरोटा के अंदर, तो ये फिर से बंद हो जाएंगे, तो क्या आएगा, सेमील्यूनर वाल्व, जैसे ही बंद होंगे वैसे ही आवाज आएगी डब। कितने टाइम के अंदर हो जाएगा ये काम, 0.3 सेकेंड में हो जाएगा, कितने टाइम के अंदर हो जाएगा, 0.3 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। अब आपको बताना है डब एंड लब के बीच का ड्यूरेशन, यहाँ पे डब होगी बेटा, यहाँ पे डब होगी, यहाँ पे लब है, बता दो वैसे ही बता दो, डब और लब के बीच का ड्यूरेशन 0.4 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा, 0.5 सेकेंड, डब और लब के बीच, ठीक है। पीछे नहीं जाना, आगे ही बढ़ना है, इधर चलना है, पीछे नहीं जाना, 4 और 1, डब और लब के बीच, तो लिखेंगे हम लब और डब के बीच 0.3 है, आपको ध्यान रखना है डब और लब के बीच में, ये डब मैंने गलत लिख दिया, डब और लब के बीच में ड्यूरेशन कितनी होगी, 0.5 सेकेंड होगी, कितनी होगी बोलो बेटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, डन, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया था, फर्स्ट साउंड कौन सी होती है इनमें से, फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी होती है, यानी सबसे पहले कौन से वाल्व बंद हुए थे, सबसे पहले कौन से वाल्व बंद हुए थे बेटा, ये वाले बंद हुए थे, कौन से, एवी वाल्व, तो ये वाली आवाज क्या है, लब है, तो ये क्या है, फर्स्ट साउंड है। दूसरी वाली कौन सी है, डब है, तो ये क्या है, सेकेंड साउंड है। याद रखनी है फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड कौन सी होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम क्या है, फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम है लब और सेकेंड हार्ट साउंड का नाम क्या है, डब, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, हमेशा साउंड क्लोजर पर ही आएगी, कभी भी जब वाल्व ओपन होते हैं तो कोई आवाज नहीं आती, ठीक है। ये कब आएगी, एवी वाल्व के क्लोजिंग पे, और ये कब आएगी, सेमी ल्यूनर वाल्व की क्लोजिंग पे, दोनों किस पे आती हैं, क्लोजिंग पे ही आ रही हैं, ठीक है, क्लोजिंग पे ही आ रही है। एल से क्या है, लो पिच और लॉन्ग ड्यूरेशन, एल से एल एल याद रखना है। ये क्या होएगी, उल्टा कर दो, हाई पिच शॉर्ट ड्यूरेशन, बस एक याद है अपने को, एल एल एल, तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा, दूसरा अपने आप ही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो बेटा, ये होगी फर्स्ट और सेकंड हर्ट साउंड होगी। देन इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का कार्डियक आउटपुट के ऊपर। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हार्ट बीट से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हार्ट बीट से मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को। आप देखो इसको कंफ्यूज करने के लिए ना मैंने क्वेश्चन देखा था, यूं लिखा हुआ था CO SV HB, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये CO SV HB है क्या। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे, CO SV इंटू HB। तो CO का मतलब यहाँ पे क्या है, कार्डियक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, HB यहाँ पे क्या है, हार्ट बीट। हार्ट बीट कितनी है बेटा, 72 है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि वेंट्रिकल्स, ये जैसे हार्ट है तो वेंट्रिकल से, पर वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप होता है, कितना ब्लड पंप होता है, 70 ml होता है। ये हम अभी निकालेंगे कैसे आती है ये वैल्यू। तो 70 से मल्टीप्लाई किया तो भाई कितना आया हमारे पास, 5040 ml, और इसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 5 लीटर। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, अभी मुझे यही बताना था कि CO SV HB का मतलब क्या है। ठीक है, CO HB SV HB HB की जगह ना एक जगह ये भी लिखा होता है HR, तो हार्ट रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ही बात है, बीट और रेट में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, बीट का मतलब भी वही है, रेट का मतलब भी वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HB लिखा आ गया, HR लिखा आ गया, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्या निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि भाई हर वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड पंप होता है, हर वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड पंप होता है, लेकिन ये 70 वैल्यू आई कैसे है, ये अब हम निकालेंगे। 70 वैल्यू आई कैसे है, देखो इसके लिए फॉर्मूला है, लिखोगे स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम SV, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुई, SV इज इक्वल टू क्या है, EDV। EDV की फुल फॉर्म लिखोगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम EDV। और इसमें से हमने किसको माइनस करना है, ESN। ESN की फुल फॉर्म क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड क्या है, सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोल रहे हैं आपको कि स्ट्रोक वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, ओ V, सॉरी V आएगा, यहां पर क्या आएगा, V आएगा, EDV ESV। ठीक है, ये हम कैसे निकालते हैं, देखो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, बोलो बेटा, रिलैक्स, क्या होता है, रिलैक्स। कि भाई पहले क्या है, यहां पर तुम ये देखो, अब एक चीज तो तुम्हें ये याद रखनी है कि स्ट्रोक वॉल्यूम है ना वो वेंट्रिकल्स के लिए है। V का मतलब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम के साथ साथ किसकी वॉल्यूम है, ये वेंट्रिकल्स, किसकी वॉल्यूम होगी, ये वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। यहां से तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड कहां से निकल रहा है, वेंट्रिकल से निकल रहा है, उसको हमने चेक करना है। अरिकल्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि अरिकल से तो ब्लड किस में आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। अब यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब ये है कि जब वेंट्रिकल्स है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे,
कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब रिलैक्स होते हैं ना, रिलैक्स होने पर भी वो कभी खाली नहीं होते, उनके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड रहता है। ये चीज तुमने याद रखना है। जैसे आपा ने कार्डियक साइकिल में ये पढ़ा है ना कि पहले एरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फिर रिलैक्स हो गए, फिर क्या है पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि भी वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, उनके अंदर ब्लड रहता है, कभी भी खाली नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर हमें ये चीज याद रखनी है कि जब डायस्टोल हो जाएगा तो एंड के अंदर कितना ब्लड उसके अंदर रहता है, कितना ब्लड रहता है, ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। 130 ml रहता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ये तुम्हें याद रखना है कि कितना ब्लड उसके अंदर रहता है, 130 ml रहता है। और डायस्टोलिक सिस्टोलिक वॉल्यूम कितनी है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसका मतलब ये है, हमने ये पढ़ा है कि 70 वो निकालता है, तो 70 अगर वो पंप कर देता है तो पीछे कितनी रहती होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 60 कितनी रहेगी, 60। तो यहां पर हम लिखेंगे ये कितनी है, 60। 130 में से 60 को माइनस करो, कितना आ जाएगा भाई आंसर, 70 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 ml। तो इस तरीके से स्टॉक वॉल्यूम निकाली है। यहां पर तुम्हें ये याद रखना है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि जब वो रिलैक्स होते हैं तब भी उनके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड रहता है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं होता है कि ये बिल्कुल खाली हो जाते हैं। ठीक है, रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। डन। तो इस तरीके से ये 70 ml वैल्यू निकाली है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ईसीजी। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम ईसीजी। ईसीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म, ईसीजी की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहां पर दो चीजें हैं, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी ग्राफ को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तुमने देखी है, ईसीजी ऐसे होती है, यूं यूं, है ना, इस तरीके से होती है, फिल्मों में देखा है ना। और अगर सीधी लाइन हो जाए तो क्या हो जाता है कि भाई हीरो हीरोइन की क्या हो गई है, डेथ हो गई है ना। तो यहाँ पे ये ईसीजी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो इनके अंदर ये जो कर्व्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। तो चलो भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है हमें, क्या करना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब तुम्हें देखो एक चीज और याद रखनी है कि जो ये हम ग्राफ बनाते हैं ना, ये वाला हम ऐसे करके हम ग्राफ बनाएंगे, है ना, इस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं ना उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उल्टा है। ठीक है, हम ये सोचेंगे ग्राफ को ग्राफ कहते होंगे, यहां पे लिखोगे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। दोनों चीजें याद रखनी है कि ग्राफ को बोलते हैं ग्राम, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, मशीन के साथ पेशेंट को कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रिकल लीड होती हैं। क्या होती हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर कोई पर्सन बना दें जिसकी हमने ईसीजी करवानी है, तो उसके यहाँ पे हाथ निकालने पड़ेंगे मेरे को। ये मैंने क्या किया, उसके हाथ निकाल दिए, बॉडी ज्यादा पतली हो गई है ना, तो ये उसके पैर हो गए। तो अपने को तो 3 जगह चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे 3 लीड लगी होती हैं। एक तो लगी होगी इस कलाई पे, एक लीड यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, ठीक है,
एक लीड यहाँ पे लगा देते हैं, और एक लीड है ना वो लेफ्ट एंकल के ऊपर लगी होती है। किसके ऊपर होगी? लेफ्ट एंकल के ऊपर। यहाँ पर ऐसे लीड होती है, और ये तारे लगी होती हैं इनके साथ। इनके साथ क्या लगी होंगी? ऐसे तारे लगी हुई होती हैं। एक तो हम क्या कहेंगे, इस हाथ की कलाई पे, एक इस हाथ की कलाई पे, यानी कि यहाँ पर लगी होती है, देखो यहाँ पर ऐसे, एक यहाँ पर लगी होगी कि इस हाथ की कलाई पे, और एक लेफ्ट एंकल के ऊपर लगा देते हैं ऐसे ढक्कन सा, है ना। तो ये तीन इस तरीके से लीड लगी होती हैं। अब इधर आपसे पूछ सकते हैं कि लेफ्ट पैर पे होता है कि राइट पैर पे, तो क्या लिखोगे? लेफ्ट एंकल के ऊपर लगा होता है। किसके ऊपर होगा? लेफ्ट एंकल के ऊपर लगा हुआ होएगा। इस तरीके से तीन तारे सी होती हैं, और इनको क्या करेंगे? मशीन के साथ जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? मशीन के साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। ठीक है, हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक एक्टिविटी देखते हैं, यानी कार्डियक साइकिल में हम क्या देखते हैं? भी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिलैक्स अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को देखा जाता है। तो भाई अब मैं तुम्हें ग्राफ में बता देती हूँ किस वेव का क्या मतलब होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे। इस तरीके से ग्राफ होगा, ऐसे ऐसे यूं, फिर इसके बाद में इधर नीचे ऐसे वी सा बना के ऊपर यूं लेके जाओगे, फिर नीचे लेके आना है, फिर यहाँ पे फिर से वी सा बनाना है ऐसे करके। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है? इस शेप में वी बनाना है। इस तरीके से बना लिया, देन उसके बाद में यहाँ पर ऐसे किया, फिर यूं और यूं। ठीक है, ये ग्राफ अपने पास होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे बोलते हैं पी क्यू आर एस टी। आपसे ये पूछा जाता है पी क्यू आर एस टी का मतलब क्या है, बस वो कर लिया तो उसके बाद ईसीजी कंप्लीट। पी वेव, अब देखो अगर पी इस तरीके से बिल्कुल सही आ रहा है, यानी हम पहले ये देखेंगे कि ईसीजी इस तरीके से लंबी सारी पट्टी सी निकाल लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे 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 बहुत सारे बने होते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर इस तरीके से ऐसे उठा हुआ बिल्कुल सही आ रहा है, पी वेव बिल्कुल सही आ रही है, तो उसका मतलब क्या है? तो लिखो, पी वेव का क्या मतलब है कि भाई जो आर्टिकल्स है ना वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे इसके अंदर पी वेव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, या फिर हम क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन ऑफ द अट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया या फिर अरिकल्स। यानी इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रही है, यानी जो आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से सिग्नल मिल गया है। ठीक है, और वो डीपोलराइज हो रहे हैं। डीपोलराइज का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी में हम एक और पॉइंट भी लिख लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द अट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द अट्रिया। डीपोलराइजेशन का मतलब ही यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों आर्टिकल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यूआरएस क्या शो करेगी? कि दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज याद रखना है, इस वेव को हमने अकेले पढ़ा है, इन तीनों को हम क्या है? इकट्ठा पढ़ेंगे, यानी हम क्या लिखते हैं? क्यू आर एस वेव लिखते हैं। ठीक है, तीन यहाँ पे बनती है, पी क्यू आर एस और टी। ओके,
पी वेव का मतलब समझ में आ गया? पी वेव का मतलब है दोनों ऑरिकल्स एक साथ अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? पी वेव। ठीक है, अगर क्यू आर एस इस तरीके से अच्छे से आ रहा है तो इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हम क्या लिखेंगे? डीपोलराइजेशन ऑफ, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स का बड़े अच्छे से। बोलो बेटा, समझ में आ गया? क्यूआरएस का मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स का, यानी वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। टी वेव का मतलब क्या है? कि वेंट्रिकल्स हैं वो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर हैं। रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। टी का मतलब क्या है? टी वेव का क्या मतलब है? वेंट्रिकल्स कम इन देयर नॉर्मल स्टेट। डीपोलराइजेशन से क्या आ गए हैं? नॉर्मल स्टेट में। अगर इस तरीके से आ गया तो इसका मतलब क्या है? हार्ट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, ऑरिकल्स भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वेंट्रिकल्स वापस अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर भी आ रहे हैं। एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ टी वेव, ये है एंड ऑफ टी वेव। टी वेव का एंड क्या शो कर रहा है? एंड ऑफ टी वेव। तो यहाँ पे पहले नंबर पे हमने ये लिखा, दूसरे नंबर पे हमने ये लिखा, तीसरे नंबर पे हमने ये लिखा। टी वेव में क्या लिखेंगे? वेंट्रिकल्स कम इन देयर नॉर्मल स्टेट। ठीक है, और एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। यहाँ पे लिख देते हैं एंड ऑफ टी वेव मार्क एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, यानी अब क्या है? रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। क्या हो जाएंगे? रिलैक्स। डन बेटा। अब एक चीज और लिख लेते हैं, अगर इनके अंदर खराबी आ जाती है तो क्या हो जाता है? बस आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, कि अगर पी वेव, पी लंबी हो गई, क्यू टेढ़ा बिंगा हो गया, कुछ भी इसके अंदर खराबी आ गई तो क्या होएगा उसका मतलब, तो वो हम लिख लेंगे। अभी तुम्हें ये समझ आ गया? ठीक है, चलो लिखो। सबसे पहले अगर पी वेव के अंदर, अब हम इसका डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव। डिसऑर्डर कैसे पता चलेगा, है ना? डिसऑर्डर कैसे पता चलेगा? एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव। पी वेव अगर एनलार्ज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ द अट्रिया। एनलार्जमेंट ऑफ अट्रिया। आप लोगों ने सुना है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यूं कहते हैं कि भाई इनके हार्ट का साइज बढ़ गया। ठीक है, हार्ट के साइज के बढ़ने का मतलब है कि उनके ऑरिकल्स वगैरह हैं वो एनलार्ज हो गए हैं। अगर एनलार्ज हो जाएंगे तो फिर कोई सर्कुलेशन में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, enlarge Q and R wave। enlarge Q and R wave, तो इसका मतलब है कि अटैक आया है, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल, क्या बोलेंगे? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इन्फरेक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। थर्ड लिखो, अगर एसटी के अंदर कोई खराबी आ रही है तो इसका मतलब है हार्ट मसल रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। एसटी में कोई डिसऑर्डर है, कुछ भी खराबी है, ऊपर नीचे हो रही है ना एसटी के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि हार्ट मसल
receive insufficient ऑक्सीजन, हार्ट को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, हार्ट मसल रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। और टी वेव अगर फ्लैट हो जाए तो इसका मतलब क्या है, हार्ट डिजीज है। टी वेव अगर फ्लैट हो जाए, टी वेव क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो डिजीज का नाम है इसके, ये किसकी वजह से होता है कि वो आर्टरीज के अंदर है ना कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो उसकी वजह से आर्टरीज का जो डायमीटर कम हो जाता है उसको शो करती है। इसमें क्या होगा, हार्ट मसल रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एज इन एथ्रियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, जिसे बोलते हैं, स्पेलिंग लिखोगे एथ्रियो स्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, इसमें हम क्या बोलते हैं ना कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है, यानी जो आर्टरीज वगैरह हैं उनके अंदर अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, एथ्रियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर पिप पिप के साथ पी की साउंड आ जाए, क्या हो जाए कि पहले पिप पिप और देन उसके बाद अगर स्ट्रेट लाइन हो जाती है, पी की अगर आवाज आ जाए तो इसका मतलब है कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट अब काम करना बंद कर गया है। डन, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया, बस कल का दिन और लगेगा सारा चैप्टर पूरा डन हो।